नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सफलता.com पर, अ पार्ट ऑफ अमर उजाला ग्रुप। आई होप सो एम आई ऑडिबल ईच एंड एवरी पीपल। प्लीज प्रोवाइड द कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दे देंगे प्यारे बच्चे। तो जल्दी से यहाँ पर बिल्कुल आज हम सभी लोग बिल्कुल जुड़ चुके हैं इस सेशन में, और आप सभी को मेरी आवाज़ भी आ रही होगी। आई होप सो बहुत बढ़िया तरीके से। सो गाइस, सभी का स्वागत, अभिनंदन, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल यहाँ पर बहुत सारे लोग, स्वागत है सभी का। अजय बहादुर, सविता, रजनी, बिल्कुल रजनीश जी हैं, रजनी भी हैं, चलिए ज्योति भी हैं, वर्तिका, प्रिंस, अर्चिता। तो सभी का स्वागत, सभी का अभिनंदन यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सभी का स्वागत है। आशुतोष तिवारी जी, बिल्कुल स्वागत है आप सभी का। निधि, एलन, विदुषी, सभी बच्चों का स्वागत। और भाई चलिए, वैभव जी भी आ चुके हैं। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त, स्वागत है। मैं बहुत अच्छा हूँ। आई होप सो कि आप सभी लोग भी बहुत अच्छे और बहुत स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं वैदिक एज के बारे में। इट मीन्स हम वैदिक सभ्यता के बारे में, या मैं कह दूं वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में बनते हैं। सो गाइस, सभी का स्वागत है। बिल्कुल थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ रहा होगा, इट मे बी हो सकता है कि थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ रहा हो आप सभी को। बिल्कुल रंजीत जी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, बिल्कुल आपका स्वागत है। वैभव जी बिल्कुल, प्रिंसू बिल्कुल स्वागत है। बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज के लिए सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर के मैं आ रहा हूँ वैदिक सभ्यता के जबरदस्त क्वेश्चंस। तो आज का वैदिक सिविलाइजेशन की अगर बात करें, जैसे ये पिक आप देख पा रहे होंगे, ये पिक्चर देख पा रहे होंगे, तो वैदिक सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो माइग्रेट करके इंडिया आए थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता के लोग या जो वैदिक सभ्यता में लोग थे वो कहाँ से आए थे, तो ऐसा मैक्स मुलर के अनुसार कहा गया है। मैक्स मुलर ने ऐसा कहा है कि वैदिक सभ्यता में जो आर्य थे या जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, या कहा गया है कि मध्य एशिया से भारत आए थे। सो गाइस, जल्दी से जरूर ये बात ध्यान रखिएगा, माइग्रेट करके आए थे, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया से भारत आए थे। वो क्यों आए थे, ऐसा भी माना जाता है कि क्यों आए थे, तो कहते हैं कि भारत वो कहीं ना कहीं बिल्कुल दिनेश जी स्वागत है आप सभी का। बिल्कुल मध्य एशिया कह सकते हैं या सेंट्रल एशिया कह सकते हैं, माइनर एशिया कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भारत वो कई पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल लाइफ की बात हो, चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ की बात हो, चाहे सोशल लाइफ की बात हो, तो बहुत सारे रीजंस थे उनके आने के। बिल्कुल रोहित चक्रवर्ती जी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग। सुनीता गौतम स्वागत है बेटा, अभिनंदन आप सभी का। चलिए, तो आप सभी को एक बात और पता होनी चाहिए, आर्यंस ने जो सभ्यता या जो सिविलाइजेशन को डेवलप किया था, उसी सिविलाइजेशन को कहा गया है, क्या कहा गया है, वैदिक सभ्यता, या कहा गया है वैदिक सिविलाइजेशन। मतलब कहने का यहाँ पर आप ऐसे डायरेक्टली कह सकते हैं, अगर कहना चाहें कि आर्यंस के द्वारा या आर्य लोगों के द्वारा जो यहाँ पे सिविलाइजेशन डेवलप किया गया, उसी सिविलाइजेशन को क्या कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? जल्दी से बता दो क्या कहा गया है, जल्दी से बताएंगे। उन्हें कहा गया है यहाँ पर क्या, वैदिक सभ्यता के बारे में। अब बात करेंगे अगर हम वैदिक सभ्यता की, तो आप सभी को पता होना चाहिए टाइम ड्यूरेशन क्या था। वैदिक सभ्यता का जो टाइम ड्यूरेशन था वो 1500 से 1500 से लेकर के बेसिकली दो भागों में डिवीज़न हुए थे। मैं आपको पूरा डायरेक्ट एक बताता हूँ, फिर दो भागों में हम लोग डिवीज़न करेंगे। 1500 से लेकर के यहाँ पर 1000 BC तक पहला था, जिसमें ऋग वैदिक काल कहा जाता है, या आप ऋग वैदिक एज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऋग वैदिक एज कह सकते हैं। और दूसरा जो था वो था 1000 से लेकर के 600 BC, जिसमें आप पोस्ट वैदिक एज कह सकते हैं। पोस्ट वैदिक एज का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग पूछेंगे पोस्ट वैदिक एज का मतलब क्या होता है। उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं और इसे ऋग वैदिक काल कहते हैं। तो ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 था, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 था। बिल्कुल विभास जी स्वागत है, वेरी गुड इवनिंग, अभिनंदन आप सभी का। बिल्कुल प्रशांत जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब मैं बात करूंगा आप सभी से यहाँ पर, उसकी बात समझिएगा और ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कहते हैं कि आर्यंस का, जो आर्य लोग थे, इनका जो समाज था, इनकी जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, इनका सोशल कैसा था। इनके सोशल में कहा गया है कि जो समाज हुआ करता था या जो सोसाइटी हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, जो समाज था या सोसाइटी थी वो पितृ प्रधान हुआ करती थी। पितृ प्रधान का मतलब होता है कि पिता की आज्ञा का पालन किया जाता था,
और अगर यही आप देखेंगे जाकर के वैदिक सभ्यता के अगर अपोजिट में देखना चाहते हैं तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन को देख सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर जो सोशल था या जो सोसाइटी थी वो मात्र सत्तात्मक थी, मतलब कहने की माता की आज्ञा की, मात्र सत्तात्मक या माता की आज्ञा का पालन किया जाता था। इस बात को आपको पता होना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं आप सभी के लिए। पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। एलन ओवरऑल अगर कहेंगे तो 1500 to 600 कह सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है निम्न में से न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। न्याय दर्शन किसने लिखा था। आप सभी को सबसे पहले ये पता होना चाहिए टोटल दर्शन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ दर्शन कितने हैं, या फिलॉसफी आप बोल सकते हैं, मैं दर्शन ही कह दे रहा हूँ। कितने हैं दर्शन, जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में, फटाफट बताते रहें। आंसर भी बताएं इसका और टोटल नंबर ऑफ दर्शन भी बताएं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ दर्शन जो है उनकी संख्या तो 7 है। कितनी है, 7 है। यहाँ कह रहा है न्याय दर्शन बताना है आप सभी को। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। पहला ऑप्शन गौतम, दूसरा ऑप्शन कपिल, तीसरा ऑप्शन पतंजलि और चौथा और लास्ट ऑप्शन है वेद व्यास। डियर ऑल, आप सभी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहें, याद रखिएगा। जल्दी से सेशन को एक बार कॉपी करके, जो भी लिंक है उसे कॉपी करके दोस्तों को भेज दीजिए, जिससे मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन बिल्कुल आते हुए, बिल्कुल ज़बरदस्त आंसर आते हुए, लेकिन जो भी आंसर आ रहे हैं बहुत लोगों के आंसर सही नहीं हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों ने आंसर सही नहीं दिए हैं, कई लोग बी दे रहे हैं, कई लोग डी दे रहे हैं। मैं आप सभी को बता दूँ, न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक थे, न्याय दर्शन जो लिखा था वो किसी और ने नहीं, वो गौतम ने लिखा था। तो गौतम इज द राइट आंसर। किसी ने बी भी आंसर दिया है। मैं आप सभी को बता दूं, बी जो हैं ये प्रवर्तक हुआ करते थे सांख्य दर्शन के। किसके थे भाई, सांख्य दर्शन के। पतंजलि जो थे ये प्रवर्तक हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्तों योग दर्शन के। ठीक है, योग दर्शन के। और जो वेद व्यास जी थे इन्होंने महाभारत लिखा था, याद करिए क्या लिखा था, महाभारत। भारत का या विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो महाभारत है, जो किसने लिखा था, वेद व्यास ने लिखा था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और महाभारत का जो प्राचीन नाम है, महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए। एंशिएंट नेम जो है उसका नाम है जय संहिता। क्या नाम है बेटा, जय संहिता। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है। महाभारत लिखा किसने, वेद व्यास ने कंपाइल किया था। हालांकि वेदों को भी वेद व्यास के द्वारा ही लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो वेदास हुए हैं वेदों को भी वेद व्यास ने ही कंपाइल किया है। तो यहाँ मेरे दोस्तों करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ए इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। कपिल ने क्या लिखा है, कपिल ने सांख्य दर्शन लिखा है मेरे दोस्तों। ये सांख्य दर्शन वही है जिस पर पूरी की पूरी जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी डिपेंड है, जिस पर जैनिज्म और बुद्धिज्म की फिलॉसफी डिपेंड है। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे जिससे कि मैक्सिमम लोग जुड़ जाएं। चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर, देखते हैं कौन बता पाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सबसे पहले बता पाएगा, कौन है इस क्लास का शेर जो सबसे पहले बताएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है, किस वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डिस्क्राइब द वर्णा सिस्टम। देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो आप सभी को पता होना चाहिए, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार अगर देखें तो 4 वर्णों को बताया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बातें की जाती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो 4 ऑप्शन है हमारे पास में। पहला ऑप्शन कह रहा है ऋग्वेदा, दूसरा कह रहा है सामवेदा, तीसरा कह रहा है यजुर्वेदा और लास्ट कह रहा है ऑल ऑफ दीज। नाउ व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल यहाँ सबसे पहले आंसर आता हुआ मेरे पास में एलन जी का, वैभव, बबली, विदुषी, अर्चिता, प्रिंस, बिल्कुल वर्तिका जी, बिल्कुल प्रिंसू, निधि अग्रवाल, आशुतोष, अनीता, बिल्कुल जबरदस्त, रजनीश जी, बिल्कुल नेहा, ज्योति रावत, बिल्कुल अजय कुमार जी, बहुत बढ़िया। विभास जी का भी आंसर सही आता हुआ, लक्ष्मी यादव, बिल्कुल जबरदस्त आंसर आता हुआ, रोहित चक्रवर्ती, सुनीता, नंदनी सिंह, दुर्गेश, बिल्कुल जबरदस्त आंसर सभी का आता हुआ यहाँ पे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद में बताई गई है। और ऋग्वेद में कहाँ बताई गई है, ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। और इन 10 मंडलों की अगर मैं बात करूं तो 10 मंडलों में जो सबसे लास्ट मंडल है, मतलब जो 10th मंडल है, जो 10th मंडल है, उसी 10th मंडल में अगर मैं बात करूं तो कहते हैं एक सूक्त है जिसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में
पुरुष सूक्त में ऐसी व्यवस्था मिलती है या वर्ण व्यवस्था के बारे में एविडेंसेस मिलते हैं। देयर वर एन एविडेंस रिगार्डिंग द वर्णा सिस्टम इन द 10th मंडल ऑफ ऋग्वेदा एंड ऑल्सो आप कह सकते हैं पुरुष सूक्त में ये मेंशन है। अब जो ये 10 मंडल हैं ऋग्वेद में, इनमें 3 बातें बताई गई हैं कि 2 से लेके जो 7 मंडल हैं ये सबसे ओल्डेस्ट हैं। ओल्डेस्ट का मतलब प्राचीन है। और जो सबसे नए हैं वो कौन सा है, पहला और 10वां मंडल ये सबसे नया है। और जो 8वां और 9वां मंडल है, इन दोनों ही मंडल को मिक्स्ड मंडल कहा गया है या मिक्स्ड मंडल कहते हैं या मिश्रित मंडल के नाम से जाना जाता है। सूक्त, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सूक्त जो हैं वो 1028 बताए गए हैं। बिल्कुल बहुत शानदार, विदुषी, जबरदस्त आंसर आता हुआ। चलिए बहुत जबरदस्त। तो ए इज द राइट ऑप्शन एवरीवन, बहुत शानदार। अच्छा, सुनीता जी कह रही है पॉलिटी की क्लास कब होती है। पॉलिटी की क्लास सुनीता जी अब होने लगी है 12:30 से लेकर के 1 PM। दोपहर में 12:30 से लेकर के 1 बजे तक क्लास होने लगी है आपकी पॉलिटी की, और शाम को हिस्ट्री की क्लास होने लगी है। इस बात को ध्यान रखिएगा जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है इन विच ऑफ दीज वेदास इज एविडेंसेस ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग सिस्टम। इनमें से किस वेद में स्वयंवर व्यवस्था का प्रमाण मिलता है। देखिए स्वयंवर व्यवस्था की बात बोली गई है। स्वयंवर का मतलब है जो राजकुमारी, राजा महाराजा की जो बेटियां होती थी, राजकुमारियां, उनके लिए स्वयंवर व्यवस्था होती थी। तो किस वेद में बताई गई, जल्दी से बता दीजिए एक बार। यहां पर ऑप्शन सभी के सामने आता हुआ पहला ऑप्शन ये कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, व्हाट इज द राइट आंसर, जल्दी से बताएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर सकते हैं विभास जी, बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अर्चिता, बिल्कुल यहाँ पर आंसर आता हुआ, पर कई लोगों के आंसर सही और गलत के ऊपर डिस्कशन बस करना है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक मैं इंतजार कर रहा हूँ कि सभी लोग क्या आंसर करेंगे। भाई स्वयंवर व्यवस्था के जो एविडेंसेस मिले हैं वो मिले हैं अथर्ववेदा में। किसमें मिले हैं, अथर्ववेदा में एविडेंसेस ऑफ व्हाट, जल्दी से बता दें। अथर्ववेदा में एविडेंसेस मिले हैं स्वयंवर व्यवस्था के, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद वही वेद है, बिल्कुल बहुत लोगों ने गलत किया है यहाँ पे। अथर्ववेद वही वेद है जिसे कहा गया है, इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या है इसमें भैया। तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, ये बातों का जिक्र किया गया है। इसी में बताया गया है, क्या बताया गया है, मातृ पूजा, इसी में कहा गया है राजकर्म, इसी में कहा गया है प्रेम विवाह, इसी में कहा गया है स्वयंवर, स्वयंवर व्यवस्था, इसी में कहा गया है श्राप, श्राप, इसी में क्या कहा गया है, श्राप, दुष्श्राप मिलते थे, श्राप, इसी में कहा गया है वशीकरण। भैया कुल मिला के काला जादू है ये वेद, बात क्लियर। तो ये सारी बातें कहाँ बताई गई हैं, अथर्ववेद में बताई गई हैं। सो गाइज डी इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल सबसे नया वेद जो है, वेदों की संख्या तो सभी को पता होगी, देयर आर 4 वेदास, 4 वेद हैं, और उन 4 वेदों में सबसे लास्ट का जो वेद है वो अथर्ववेद है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल काला जादू से रिलेटेड है, बिल्कुल जादू से रिलेटेड है। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। भाई देखिए जबरदस्त तो बहुत अच्छा है, मोर देन 45 लोग इन द क्लास, बट लाइक बहुत कम, इससे मोटिवेशन थोड़ा कम होता है। देखूंगा मैं कि कितनी जल्दी आप लोग बराबर करते हैं, इक्वल कितनी जल्दी करते हैं। जितने लोग क्लास में उतने लोग शेयर और उतने ही लोग लाइक करेंगे। चलिए जल्दी से कर दें एक बार। चलिए बिल्कुल आशुतोष जी, इसको पढ़ाया जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। कह रहा है क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी गई है। जल्दी से आंसर करें, इनमें से कौन सी नदी वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी मानी गई है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। पहला ऑप्शन गंगा नदी, दूसरा ऑप्शन यमुना नदी, तीसरा ऑप्शन माय डियर ऑल सरस्वती नदी, और चौथा और अंतिम ऑप्शन दैट इज झेलम रिवर। नाउ व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, टेल मी गाइस फास्ट। बहुत बढ़िया, यहाँ पर आंसर आता हुआ बहुत लोगों का, जूही बिल्कुल स्वागत है आपका।
अभिषेक जी भी आते हुए यहाँ पे, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन सभी का, जबरदस्त तरीके से आंसर करते हुए सभी बच्चे। भाई मैं आप सभी को एक बात बता दूं, आज तो आप लोग बहुत गलत आंसर दे रहे हैं। गंगा नदी का मैं आपको बता दूं, आपको जान करके बहुत हैरानी होगी कि वैदिक सभ्यता में गंगा और यमुना के बारे में जो उल्लेख किया गया है, गंगा रिवर एंड यमुना रिवर, ठीक है, इनका जो एविडेंस मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार मिलता है। कितने बार मिलता है? एक बार। जबकि सबसे पवित्र नदी जो मानी गई है वो सरस्वती मानी गई है। सरस्वती इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल लक्ष्मी यादव का बिल्कुल सही आंसर आता है। डॉक्टर प्यारे लाल, रजनीश जी, सुनीता, निधि, बिल्कुल जबरदस्त। भाई आशुतोष तिवारी का आंसर पहले भी सही था, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने इरेज करके आंसर दिया। अनीता राजपूत बिल्कुल सही है यहाँ पे। अनीस जी बिल्कुल राइट आंसर देते हुए। प्रशांत वर्मा राइट आंसर है। अभिषेक जैन जी का सही नहीं था, सही करेंगे ये। टारगेट विद वीपी बिल्कुल सही आंसर दिया मेरे दोस्त आपने, बिल्कुल। एलन इज ऑल्सो राइट, गिवन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आंसर दिया है आप सभी प्यारे बच्चों ने। जूही इज राइट, बिल्कुल। चलिए, दुर्गेश जी इज ऑल्सो गिवन द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब आपको मैं बता दूं यहाँ पे जान करके थोड़ी और आपको ताज्जुब होगा कि यहाँ पे कई सारी रिवर्स थी। मतलब कहने का वैदिक एज में कई सारी नदियां थी, उन कई सारी नदियों के अलग अलग नाम थे। जैसे मैं झेलम की बात करता हूं तो झेलम का जो प्राचीन नाम है वो नाम है वितस्ता। क्या नाम था भैया? वितस्ता। वितस्ता नदी नाम था किसका? झेलम नदी का। इसी तरीके से मैं आप सभी से कहता हूं, जो ब्यास नदी हुआ करती थी उसे कहते थे बिपाशा। क्या कहते थे? बिपाशा। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुका है बिपाशा। ये ब्यास नदी का प्राचीन नाम है, या बीज रिवर का एंशियंट नेम है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं चेनाब रिवर की, किसकी बात करूं? चेनाब रिवर की। चेनाब नदी जो थी इसका नाम हुआ करता था अस्कनी, ये नाम हुआ करता था। प्राचीन नाम है रावी नदी का नाम। रावी नदी का जो प्राचीन नाम है प्यारे मेरे दोस्तों वो पौरुषणी। तो ये नाम हुआ करते थे। इस तरीके से प्राचीन नामों को बताया गया है अलग अलग नदियों का, ठीक है, अलग अलग नदियों के प्राचीन नामों को इस तरीके से बताया गया है। आई होप सो आप सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसमें सत्यमेव जयते नामक राष्ट्रीय वाक्य का वर्णन किया गया है? ऑप्शन इज योर्स। सत्यमेव जयते किसमें बताया गया है? सत्यमेव जयते जो राष्ट्रीय वाक्य है इसका वर्णन कहाँ किया गया है? ऋग्वेदा में, उपनिषद में, मुंडको उपनिषद में, या सामवेदा में? टेल मी फास्ट, जल्दी से बताएं एक बार। भाई सेशन को शेयर और लाइक करते रहें, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द सफलता.com यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सारे के सारे अगले आने वाले वीडियोस के लिए आप सभी को करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। निधि, एलन, बिल्कुल। वैभव जी, अनीस जी, प्रशांत, अनीता, बिल्कुल सभी का सही आंसर। जूही, बिल्कुल। मिथुन जी आते हुए, अभिषेक जैन, बिल्कुल। विशाल जी, विदुषी, रजनीश, अनीता, सभी का आंसर जबरदस्त और सही आता हुआ यहाँ पे कि मुंडको उपनिषद में बताया गया है किसके बारे में? सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य के बारे में। सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य के बारे में। अगर मैं आप सभी से कहूँ कि बताइए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ उपनिषद कितने हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे मुझे कि टोटल नंबर ऑफ उपनिषदा कितने हैं। जल्दी से बताएं। अशोक स्तंभ पे लिखा है, तो बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जल्दी से बताएं एक बार। रोहित जी बहुत बढ़िया, सुनील जी बहुत बढ़िया, अविभाष जी बहुत शानदार, आशुतोष तिवारी बहुत अच्छा आंसर देते हुए, विजय कुमार का सबसे पहले आंसर आया, एकदम शानदार एंट्री करते हुए विजय भैया हमारे यहाँ पे। बिल्कुल सही आंसर मेरे दोस्त। 108 उपनिषदों की संख्या है, उन्हीं 108 में है आपका मुंडको उपनिषद। बहुत बढ़िया। एक और प्रश्न है मेरा, बताइए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वेदांग? टोटल नंबर ऑफ वेदांग कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ वेदांग, वेदांगों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में, जल्दी से बताइए, देखेंगे कौन बताएगा। नितिन लांबा, बिल्कुल सही आंसर आता हुआ। मिथुन वैशाली, बिल्कुल। नितिन जी, जूही, विदुषी, प्रिंशु है, ठीक है, प्रिंशु, प्रशांत, ज्योति, बिल्कुल जबरदस्त भाई। आशुतोष जी, एलन, ईशु भैया हमारे आते हुए। चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए विजय, बहुत बढ़िया, क्या बात है, आंसर आता हुआ मेरे पास में आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। वेदांगों के लिए, वेदांगों का सबसे पहला सही आंसर जो दिया था
वो दिया था प्रशांत वर्मा ने। विजय, बिल्कुल विजय थोड़ा पीछे रहते हुए हमारे दूसरे नंबर पर। और इसके बाद तीसरे नंबर पर वैभव पांडे आते हुए। वेदांगों की संख्या मेरे दोस्तों 6 है। वेदांगों की संख्या 6 है। 4, मैं वेद की बातें नहीं कर रहा हूं, वेदांग की बातें कर रहा हूं। वेदांग का मतलब होता है, जैसे मैं कह दूं छंद, मैं कह दूं कल्प, मैं कह दूं ज्योतिष, मैं कह दूं निरुक्त, मैं कह दूं शिक्षा, मैं कह दूं व्याकरण। दीज आर कॉल्ड वेदांग। इन्हें कहते हैं मेरे दोस्त वेदांग। तो जल्दी से एक बार सेशन को कमेंट और शेयर और लाइक कर दे फटाफट जल्दी से। बहुत बढ़िया। चलिए अब मेरे पास आंसर आता हुआ जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल एलन जेम्स, रोहित चक्रवर्ती, आशुतोष तिवारी, बिल्कुल भैया, दुर्गेश बघेल, लक्ष्मी यादव, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, देखना है कौन आंसर कर पाता है। बिल्कुल 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 जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से, क्या क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। जल्दी से आंसर दे दें एक बार, जल्दी से आंसर करेंगे, देखते हैं कौन कर पाएगा। पहला ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है, उपनिषद। दूसरा ऑप्शन वेदा, तीसरा ऑप्शन मुंडको उपनिषद, और चौथा और अंतिम ऑप्शन है दैट इज जवालो उपनिषद। तो व्हाट इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन, टेल मी गाइस फास्ट। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यहां पर आंसर आते हुए, पर अभी थोड़ा सा मेरे पास में सही आंसर नहीं आ रहा है। देखना है किसका आंसर सही होगा भाई। बहुत बढ़िया, अभी तक ये पता नहीं आंसर, कुछ लोग कहते हुए, कुछ लोग आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, उपनिषदों की बात हो रही है, वेद आंसर क्यों कर रहे हो मेरे दोस्त, वेद क्यों कह रहे हो संजना सिंह। यहां बताना है आपको, कह रहा है उपनिषद में चारों आश्रमों का तो वेद तो होना ही नहीं है, उपनिषद भी नहीं होना है, खेल तो सी और डी में रह गया। तो राइट ऑप्शन जो होगा, डी इज द राइट ऑप्शन। जबालो उपनिषद में बताया गया है, किसमें बताया गया है, जबालो उपनिषद में बताया गया है 4 आश्रमों के बारे में। ठीक है, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ भी एक आश्रम है, वानप्रस्थ भी आश्रम है। जल्दी से बोले फटाफट, बहुत शानदार, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। डी इज द राइट ऑप्शन, नॉट सी, डी इज द राइट ऑप्शन। दीपू भैया स्वागत है आप सभी का। चलिए बहुत सही आंसर और एकदम कोशिश बहुत अच्छी सभी लोगों की। वर्तिका निधि, सुनीता गौतम, बिल्कुल भाई बिल्कुल, प्रिंसू, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए अभिराज जी बहुत शानदार आंसर करते हुए हमारे, आशुतोष तिवारी, जूही, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, देखना है आप सभी लोग कौन सही आंसर कर पाएगा। यहां से क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वैदिक काल का समय क्या था। वैदिक काल का समय क्या था, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ वैदिक पीरियड, है ना, यहाँ पे ग्रेटर मत करिएगा। वैदिक पीरियड या वैदिक काल का समय क्या था। ऑप्शन इज योर्स, ऑप्शन आप सभी के पास में। पहला ऑप्शन है 1000 से लेकर 500 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1500 से लेकर के तीसरा है 1000 ईसा पूर्व, चौथा और अंतिम ऑप्शन कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। सो गाइस जल्दी से एक बार सही आंसर बताएं, यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बता दें एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैंने आपको सभी को अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि वैदिक एज जो है, अगर मैं वैदिक एज की बात करता हूं तो आप सभी को भी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी। वो बात क्या थी कि वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे बच्चों से, ठीक है, वैदिक पीरियड की अगर मैं बात करता हूं तो 1500 से लेकर के ये 600 ईसा पूर्व की घटना है या समय है, जिसे 2 भागों में बाइफरकेट किया गया है। एक को कहा गया था मेरे प्यारे दोस्तों ऋग वैदिक एज, क्या कहा गया था, ऋग वैदिक एज, और दूसरे को कहा गया था पोस्ट वैदिक एज। क्या कहा गया था, पोस्ट वैदिक एज। ठीक है, अगर ऋग वैदिक एज की बात करूं, पोस्ट वैदिक एज की बात करूं तो दोनों का समय अलग अलग है। ऋग वैदिक एज की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो 1500 से लेकर के 1000 था ईसा पूर्व में, और अगर पोस्ट वैदिक की बात करता हूं तो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व था। जल्दी से बताओ, तो यहां करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए बहुत बढ़िया, नंदनी, अंशिका, विभास, प्रिंस, अभिषेक जी, बिल्कुल, प्रिंशु, इंग्लिश गुरु जी स्वागत भैया, स्वागत, अभिनंदन गुरु जी का हमारे, बिल्कुल, नंदनी सिंह स्वागत, बिल्कुल बिल्कुल भाई, हमारे सर भी आए हुए हैं, तो बिल्कुल सभी लोग एक बार एटलीस्ट सभी लोग एक बार नमस्ते जरूर करेंगे। सर इज देयर, हमारे सर हैं। चलिए बिल्कुल, उत्तर वैदिक काल का आंसर जो होगा उत्तर वैदिक काल में वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व होगा, और जो ऋग वैदिक काल होगा वो भाई यहाँ आंसर क्या होगा, 1500 से 1000 होगा। बिल्कुल, अगर ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो 1500 से लेकर के 600 होगा। सभी लोगों का जबरदस्त आंसर आता हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अगली अगर मैं बात करता हूं, देखो भाई सभी लोग, इतने सारे लोग सेशन में हैं
और लाइक बहुत कम है, तो मैं चाहूंगा एक बार लाइक तो बनता है सेशन को करना, आप सभी को सेशन को लाइक करना बनता है। सो जल्दी से गाइस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, डन डना डन डन। जितनी बातें पढ़ाई गई उसके लिए ट्रिपल डी जल्दी से बताने, डन डना डन डन। आप सभी को समझ में आया कि नहीं? देन फिर मैं आगे बढ़ता हूं और आप सभी के लिए सफलता की ओर से, बिल्कुल आप सभी के लिए सफलता की ओर से क्या बिल्कुल क्या क्या दिया जाएगा अगर आप सभी लोग सफलता ज्वाइन करते हैं, तो आप सभी को सफलता कौन कौन से कोर्सेज में क्या क्या ऑफर करेगा। ऑल्सो आप सभी लोग जानते हैं पीटी का अनाउंसमेंट हो चुका है 2021 के लिए। एसएससी के सारे सेगमेंट्स के एग्जाम्स के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम होने वाले हैं अपकमिंग समय में, आने वाले टाइम में। तो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, है ना, एमटीएस हो, सीपीओ, सारे एग्जाम्स एंड एज वेल एज ए बैंक के लिए भी सारे एग्जाम, तो सारे बैचेस चल रहे हैं सफलता पर। अगर आप सभी को पानी है सफलता तो जुड़ना है सफलता.com से। साथ ही साथ में फॉर मोर इंफॉर्मेशन गाइज विजिट www.safalta.com। आप सभी को विजिट करना होगा कहां पर? सफलता.com पर। फॉर मोर इंफॉर्मेशन जाने से पहले, सेशन को छोड़ने से पहले लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में लिखना है डन डना डन डन अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देन अगर मैं बात करूं आप सभी को, तो आप सभी लोग बात ध्यान रखिएगा, अगर अभी तक सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एक बार सेशन को नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सो गाइज आज के लिए हम सभी लोग इतना रखेंगे। अगली क्लास में मुलाकात होगी, वहां पर हम सभी लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, और वहां पर जबरदस्त तरीके के ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के आएंगे जिस तरीके के मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, और एग्जाम में भी ऐसे ही आएंगे, डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।